हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जय साइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केजीएस का अर्थात खान ग्लोबल स्टडीज का अभी हाल ही में जो संडे के दिन ओपन मॉक टेस्ट हुआ था बिहार दरोगा के लिए, उसी को हम लोग देखेंगे इसमें। और इसमें लगभग सब मतलब लगभग क्या सब फुल मॉक टेस्ट है ये, इसको हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला होगा, तो आप लोग चाहें तो इसका स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभी जो ये संडे के दिन ही टेस्ट हुआ था, ये संडे मतलब आज सोमवार है और कल संडे के दिन मतलब फुल मॉक टेस्ट है ये। तो इसमें देखिए कह रहा है ना कि पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यमुना की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व किसके सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो यमुना नदी है, और एक मिनट इसको, हाँ, देखिए यमुना की जो सहायक नदियों में देखा जाए ना, तो सबसे और मतलब पश्चिम से दिया है ना, मान लीजिए ये यमुना नदी जा रही है। आप सभी लोग को पता हो कि ये गंगा से कहाँ मिलती है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। इलाहाबाद चूंकि अब प्रयागराज हो गया है, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा ही देते हैं। ये जैसे कि ये आ रही है गंगा नदी, ये क्या है, गंगा नदी, ठीक है। और इसी के समानांतर कौन सी एक और नदी आ रही है, कौन, एक यमुना नदी। तो यमुना इसमें दिया है ना कि यमुना के जो मतलब पश्चिम के देखिए इसमें दिया है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो देखिए पश्चिम से सबसे पहले आएंगे ना, तो यहाँ पे एक नदी आती है, कौन, एमपी से निकलते हुए चंबल नदी। कौन सी नदी, ये है चंबल नदी पहले, ठीक है। उसके बाद पड़ता है सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी। हालांकि वो सिंध वाली नहीं है जो जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पाकिस्तान में जाता है, वो नहीं, एक और छोटी सी नदी है सिंध नाम से, सिंध नदी। उसके बाद से आता है क्या, पहले देखिए पहले चंबल आएगा, फिर सिंध नदी, अर्थात 2 और 3, ठीक है। अच्छा, सिंध देखिए इसमें 4 नंबर पे दिया है, चंबल 2 नंबर पे दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 होगा और 4 होगा, ठीक। उसके बाद से देखिए क्या, सिंध के बाद से आएंगे तो एक और नदी पड़ती है केन नदी, ठीक है, जो कि केन नदी, ठीक। और उसके बाद दो, अर्थात देखिए केन नदी इसमें दिया है, अर्थात 2, पहले चंबल नदी था, फिर सिंध नदी, उसके बाद केन नदी, अर्थात 2 4 3, 2 4, नहीं, केन से पहले एक और नदी पड़ती है बेतवा नदी, ये क्या है, बेतवा नदी, ठीक है। और उसके बाद आता है केन नदी, ठीक। तो अर्थात 2 4 1 3, तो देखिए 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर एक में ए में ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये गंगा नदी से मिलती है कहाँ पे, तो प्रयागराज में, ठीक है। माना जाता है यहीं गंगा यमुना सरस्वती के संगम है, तो प्रयागराज में ये मिलता है। और अगला प्रश्न देखते हैं इसका। तो प्रश्न संख्या 2, एक मिनट इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, हाँ। तो ये कह रहा है कि संगम युगीन राजवंशों उनके राजकीय प्रतीकों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। तो देखिए इसमें पहला जो दे रहा है, तो इसमें दिया चोल का बाघ प्रतीक था, बिल्कुल सही है। इसमें चूंकि गलत को मतलब गलत को सही कर मतलब गलत चूज करना है। शेर का किसका था, धनुष था, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है पांडे का, तो मछली प्रतीक थी, ये भी क्या है, सही है। पल्लो दे रहा है वराह, देखिए पल्लो जो दे रहा है ना वराह, एक क्या है, ये गलत युग में है। क्योंकि वराह जो था ना पल्लो का नहीं बल्कि चालुक्य और विजयनगर साम्राज्य का राज्य प्रतीक था। जो जो ये वराह था, किसका था, ये था आपका चालुक्य और विजयनगर, चालुक्य और किसका, विजयनगर साम्राज्य के, मतलब विजयनगर साम्राज्य के राज्यों का प्रतीक था, ठीक है। और देखा जाए तो पल्लव का जो प्रतीक था, एक मिनट, तो देखिए जबकि देखिए ये पल वरा तो चालुक्य और विजयनगर साम्राज्य का था, लेकिन पल्लव का क्या था, पल्लव चूंकि गलत है, तो पल्लव का था ना, ये था आपका शायद, हाँ, सिंह था, क्या होता, सिंह, या एक और था नंदे, सिंह या नंदे, ठीक है। नंदे आप सभी लोग जानते होंगे, बैल को एक तरफ कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी चूंकि गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है प्रश्न संख्या 3, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। और ये कह रहा है कि सूची 1 अर्थात ऐतिहासिक घटना को सूची 2 उस समय के वायसराय के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करिए। एक तरफ घटना वर्ष दिया है, दूसरी तरफ वायसराय दिया है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए इसको सन मतलब एक तरह से क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कि कौन सी घटना पहले हुई घटी, कौन सी घटना बाद में घटी थी, तो इसको डेट भी देखते जाइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ, इस समय जो वायसराय था कौन था, तो ये लॉर्ड इरविन था, अर्थात ए का किससे सुमेलित होगा, थर्ड से होगा, ए का थर्ड से होगा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में हुआ, और उस समय कौन था वायसराय, तो ये उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो, कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो अगस्त प्रस्ताव 1940, इसके समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद करा कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में घटित हुई, और 1946 में वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड वेवल, जो कि सी का क्या हो जाएगा, 2,
सी का देखिए 2 हो गया, और एक ही बचा भारत विभाजन 1947, जो कि किसके समय में, मतलब इसके समय में कौन वायसराय था, तो माउंटबेटन था। अर्थात डी का क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ए का 3, बी का 4, कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि साबुन के दो भिन्न हाँ, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही है। देखिए यदि साबुन के दो भिन्न व्यवसायिक व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा मतलब एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे ना, तो छोटा बुलबुला क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो और बाकी इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाकी सी कह रहा है कि समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। और दोनों बुलबुलों के संपर्क में आते ही फट जाएंगे, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। आप सभी लोग पता है प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ रंग है। और ये किस घटना के मतलब किस घटना के कारण पता चलता है, विवर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, अपवर्तन या ध्रुवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवण के कारण, अर्थात पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन एकमात्र परिघटना है ना जो ये सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग है ना प्रकृति में तरह देखा जाए तो क्या है, अनुप्रस्थ है। और ये अवधारणा देखा जाए तो कुछ कहने मतलब ऑप्शन डी इसका सही होगा, ध्रुवण के से ही पता चलता है कि अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, मानव तस्करी के विरुद्ध, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मतलब मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस विशेष अभियानों की शुरुआत की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन संस्कार बिल्कुल नहीं होगा, ऑपरेशन नया सवेरा, ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन चक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन नया सवेरा, ठीक है। मानव तस्करी के विरुद्ध जो बिहार सरकार मतलब बिहार पुलिस ने जो विशेष एक तरह से अभियान चलाया है, ये ऑपरेशन नया सवेरा, ठीक है। और देखिए ऑपरेशन नया सवेरा का शुभारंभ न बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष रूप से मानव तस्करी के रोकथाम और तस्करों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए, एक तरह से बच्चे महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लाने के उद्देश्य से 30 जुलाई 2025 के दिन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और थोड़ा सा ऑपरेशन संस्कार के बारे में जान लें तो देखिए ऑपरेशन संस्कार जो है ना राजस्थान में, किसके, राजस्थान, ऑपरेशन संस्कार जो है ये राजस्थान के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ना खासकर एक वहाँ पे डूंगरपुर जो जिला है उसके मतलब उस जिले में पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था जिसका मुख्य लक्ष्य ये था ना कि बाइकर गिरोह पर क्या करना, एक तरह से नकेल कसना और सोशल मीडिया पर जो स्टंट वाले युवकों को क्या करना है, नियंत्रित करना था। आजकल देखे होंगे काफ़ी बाइकर जो है स्टंट रोड पे जाते हैं और काफ़ी उससे एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था बाइकरों के लिए, ठीक है। और उसके बाद से इसमें ऑपरेशन राहत देख लें, जो कि ऑपरेशन राहत जो है ना ये राहत शब्द का आप सभी लोग पता होगा कि आपदा प्रबंधन एक तरह से शब्द का प्रयोग मतलब राहत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के लिए किया जाता है। और बिहार में ना बाढ़ के दौरान चलाए जाने वाले बचाव कार्यों को ना अक्सर राहत अभियान का ही नाम दिया जाता है। तो कहने का मतलब इसका कोई विशेष कोई अभियान नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद करें ऑपरेशन चक्र 5। देखिए ऑपरेशन चक्र 5 मुख्य रूप से ना केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के द्वारा, किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा मतलब चलाया जाने वाला ये मतलब ये अभियान है। और इसमें साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों के खिलाफ से मतलब करने मतलब साइबर क्राइम के विरुद्ध ये चलाया चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो ये कह रहा है कि वर्ष में आयोजित मुख्य प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों का सही क्रम क्या है। तो इसमें जो देखिए पहला जो कह रहा है, एक मिनट, प्रश्न संख्या कौन सा है, 7। तो देखिए पहला ना इसमें, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो देखिए ये जितने ग्रैंड स्लैम अर्थात टेनिस टूर्नामेंट जो है ना इनको क्रम से लगाना है कि कौन से पहले होते हैं कौन से बाद में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो देखिए सबसे पहले आता है ना ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो ये साल का ना पहला ग्रैंड स्लैम होता है। और ये कब होता है, ये जनवरी में का मना है, मतलब जनवरी में ये इसकी प्रतियोगिता होती है, कब, जनवरी में, ठीक है। और अर्थात देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले होता था, बी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाद से फ्रेंच ओपन जो आता है ना ये मतलब एक तरह से कहा जाता है ये 2 वर्ष का ना दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है जो मई के अंत में और जून के शुरुआत में होता है, मई के अंत में और जून के शुरुआत में। तो ये भी इसकी तो वजह से ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी, जो कि फ्रेंच ओपन कब होता है, मई के अंत में, और जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। उसके बाद आता है विंबलडन। क्या आता है, विंबलडन जो है ये वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है और ये जून के अंत में
देखिए ये जून के अंत में और जुलाई के प्रारंभ में, ठीक है। उसके बाद आता है यूएस ओपन, और यूएस ओपन का होता है ये वर्ष का एक तरह से चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि कब खेला जाता है, ये अगस्त में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इसलिए क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है सूची 1 एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ सूची 2 जिसमें प्रमुख कारक के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए एक तरफ सूची 1 जो रोग है, दूसरा कारण मतलब उसका कारक है। तो देखिए कालाजार, कालाजार से किससे क्या होता है, तो देखिए कालाजार जो है ना, ये एक तरह से प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसका, प्रोटोजोआ के कारण, अर्थात ये का क्या हो जाएगा, टू सम्मिलित होगा। अब देखिए एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ए का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब देखिए ए का टू किस किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, कैंसिल हो गया, डी में नहीं है, ये भी कैंसिल होगा, बचा बी और सी। अब देखते हैं एथलीट, एथलीट फुट, तो देखिए एथलीट फुट जो होता है ना, ये एक तरह से कवक के कारण होता है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, वन। अब बी का क्या होगा, वन। अब देखिए बी का वन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में ही केवल है बी का वन, बी का वन, बाकी इसमें बी का टू है ए में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे हमें प्रश्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग देखना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, मरम्मत किसके काम कारण होता है, तो किस कमी के कारण, तो ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है। देखिए सी का क्या हो जाएगा, 4, और डी का क्या है, थर्ड, हीमोफीलिया जी, ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है। तो डी का क्या हो गया, थर्ड, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हार्मोन और उनके विशिष्ट कार्य के आधार पर गलत सुमेलित हैं। पहला कह रहा है एब्सिक एसिड, ये क्या करता है, वृद्धि रोधक और रंध्रों को क्या करता है, बंद करता है। तो एक मिनट इसको हम लोग, हाँ देखिए प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हार्मोन उसके विशिष्ट कार्य के आधार पर गलत सम्मिलित है। एब्सिक एसिड वृद्धि रोधक और रंध्रों को बंद करता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही है, तो आंसर हमारा ये होगा नहीं, ठीक। उसके बाद है फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरीजेंस, फूल खिलाने में सहायक, बिल्कुल सही है। फ्लोरीजेंस क्या होता है, फूल खिलाने में सहायक होता है। उसके बाद कह रहा है ट्राउ मैटिन, जो पौधे के जख्म भरना, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है साइटोकाइनिन, जो कि फलों को पकाना, ये क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए फलों को पकाने का मुख्य कार्य जो होता है ना, एथिलीन हार्मोन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एथिलीन, एक मिनट, ये होता है एथिलीन हार्मोन के द्वारा, ये होता है एथिलीन हार्मोन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चूंकि गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए फलों का पकना, ये चूंकि ये कार्य एथिलीन हार्मोन का है, और ये एक ऐसा हार्मोन है ना जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कौन सा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन है। गैथिलीन मतलब एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें जो दिया ये, एक मिनट, हाँ देखिए साइटोकानिन जो दिया है ना, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। चूंकि इसके बारे में देख लें, ये साइटोकानिन जो है, ये कोशिका का विभाजन, क्या है, ये कोशिका विभाजन के बारे में, मतलब कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और उनसे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पहला दे रहा है सिमलीपाल, क्या है, सिमलीपाल, प्रश्न संख्या 10 है ना, हाँ। प्रश्न संख्या सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद ये कह रहा है कि देखिए उड़ीसा में है, और ये मयूरभंज जिले में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। नोकरे कहाँ है, ये भी मेघालय में, बिल्कुल सही है। मानस कहाँ है, असम में, ये भी क्या है, सही है। और चूंकि पूछा कौन सुमेलित नहीं है, शेषाचलम तमिलनाडु दिया है। देखिए शेषाचलम जो है ना, ये तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और शेषाचलम पहाड़ियों में आप सभी लोग देखे होंगे कि जो एक तरह से चंदन के जो वृक्ष होते हैं यहीं पे मतलब ज्यादातर पाए जाते हैं, और ये शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है ना, चंदन के वृक्ष के लिए यही फेमस है। तो अगला है प्रश्न संख्या 11, ये कह रहा है सूची 1 जिसमें बोर्ड को सूची 2 मुख्यालय से सम्मिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। देखिए ये प्रश्न सीधे हूबहू हाल ही में हुई पीसीएस आरओ एआरओ जो एग्जाम होता है उसमें हूबहू यही ऑप्शन भी दिया था, और ये मतलब एक प्रश्न ही वहीं से उठाया गया है। तो और ऐसे ही एग्जाम में भी पिछला कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इसमें। तो प्रश्न के खैर 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि काफ़ी बोर्ड, तो देखिए काफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। एक है क्या है, थर्ड। देखिए काफ़ी बोर्ड जो है ना, ये काफ़ी अधिनियम 1942 के तहत इसका गठन किया गया था। और आप लोग सभी लोग पता, कर्नाटक जो है ना भारत का सबसे बड़ा एक तरह से काफ़ी उत्पादक राज्य भी है, और लगभग यहाँ पे लगभग भारत का 70% काफ़ी यहीं से उत्पादित किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। तो ये का क्या हो जाएगा, थर्ड। उसके बाद क्या है, रबर बोर्ड। तो देखिए रबर बोर्ड जो है ना कोट्टायम में है, कोट्टायम पड़ता कहाँ है, केरल में। केरल, रबर बोर्ड कहाँ है, कोट्टायम, अर्थात केरल में है ये। राज्य भी दे दिया होता तो कोई बात नहीं, केरल ही है, ठीक है। और अच्छा बी का क्या हो जाएगा, बी का वन, बी का क्या है, वन।
और उसके बाद कह रहा है सी चाय बोर्ड। तो चाय बोर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कोलकाता में चाय बोर्ड कहाँ पे? कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे और देखिए कोलकाता में भी जो ऊपर वाला जो पहाड़ी एरिया आप लोग मैप देखेंगे तो छोटा सा हिस्सा होता है दार्जिलिंग का, जो कि ऊपर पड़ता है, उत्तर की तरफ पड़ता है। तो वहाँ पे चूंकि वो दार्जिलिंग असम वो चाय उत्पादक एक तरह से जगह है। अर्थात सी का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। अब देखिए ए का थर्ड, बी का वन, सी का टू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी एक ही बचा तंबाकू बोर्ड, तो जो कि एक ही क्या है? गुंटूर, जो कि डी का क्या हो जाएगा? फोर। इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 12 कर निम्न में असत्य युग्म की पहचान करिए। क्या असत्य युग्म? खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक तरह से इसका प्रतीक दिया है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ना, ये क्या दिया? गज सिंह, बिल्कुल सही है इसका प्रतीक। एक तरह प्रतीक नहीं, एक तरह शुभंकर कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दिया है? तो हीरो मेंस हॉकी एशिया कप चांद है, शुभंकर बिल्कुल सही है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप अशोक का वृक्ष है, इसका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि छोटी चिड़ैया दिया, ये क्या है? गलत है। और ये गलत है तो असत्य युग्म की पहचान करना है, तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए डी गलत इसलिए है ना कि छोटी चिड़ैया एक तरह से इसको क्या कहते हैं? गौरैया भी कहते हैं, गौरैया। एक मिनट, हाँ गौरैया, ठीक है। इसी को गौरैया भी कहते हैं। और ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर नहीं है, बल्कि ये है किसका? तो बिहार विधानसभा चुनाव भी हाल ही में जो 2025 हुआ में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके लिए मतदाता जागरूकता शुभंकर के रूप में चुना गया था, ठीक है। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। और देखिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी तो कुछ शुभंकर होगा। तो देखिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स इसका आयोजन ना 2024 में किया गया था, 2024 में कोबे जो जापान में हुआ था, और इसका शुभंकर चूंकि अलग था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के प्रश्न संख्या क्या है? 13 कर भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? ये आमंत्रित किया गया था, किसे आमंत्रित किया गया था? तो देखिए उर्सुला वान डेर लियोन बिल्कुल सही है। एंटोनियो कोस्टा, ये भी मतलब किया, आमंत्रित किया गया अभी 2026 में जो गणतंत्र दिवस होने वाला है। तो उर्सुला वान डेन, देखिए ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अध्यक्ष हैं किसके? उर्सुला वान डेन डेर लियोन, यूरोपीय, इसको हम लोग लिख ही देते हैं, ये यूरोपीय यूरोपीय आयोग के नहीं क्या है? ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद क्या है? एस्टोनियो कोस्टा। तो एस्टोनियो कोस्टा का है, तो ये यूरोपीय परिषद अर्थात यूरोपियन काउंसिल के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। यूरोपीय यूरोपीय परिषद के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को आमंत्रित किया गया, इसलिए ए और बी दोनों सही है। तो सी में जो दिया ए और बी अर्थात दोनों, अर्थात ऑप्शन फाइनली इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से, अच्छा डिक्शनरी मतलब एक तरह से, हाँ, सूची 1 शब्द को सूची 2 डिक्शनरी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया है स्लोप, रेज बैट और क्या है? पैरासोशल और वाइब कोडिंग। तो देखिए इसका जो पहला ये, एक मिनट, हाँ, तो देखिए बी का किस, इसका पहला जो है ना, ए का किससे सुमेलित होगा? स्लोप का मरियम वेबस्टर, ठीक है। क्या होगा? मरियम वेबस्टर। स्लोप का मरियम वेबस्टर था। तो ए का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, अर्थात ए का क्या है? टू है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? रेजबिट, तो ये ऑक्सफोर्ड, रेजबिट ना ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया गया, रेजबोर्ड ऑक्सफोर्ड के द्वारा, अर्थात बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ होगा, ठीक है। बी का फोर्थ, अर्थात देखिए ए का टू बी का फोर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ए का टू बी का फोर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ तो दो ही मिल गया, लेकिन हम लोग इसमें पूरा देखेंगे तो देखिए पैरा सोशल जो है ना, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मतलब एक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, अर्थात सी का क्या हो जाएगा? वन। इसमें देखिए सी का वन भी दिया, और डी का एक ही बचा, डी का थर्ड वाइट कोडिंग जो कि कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया गया, अर्थात डी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का फाइनली क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है कि वह कौन सा समाचार पत्र था जो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया? तो ये कौन सा समाचार पत्र था? सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट या केसरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। देखिए अमृत बाजार पत्रिका ही एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था ना जिसे 1878 में ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को रातों रात इसने एक तरह से कहा जाए कि ओवरनाइट में ही बंगाली से बदलकर अंग्रेजी कर लिया था, क्योंकि यह ना कानून केवल एक तरह से जो कानून था ये
ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भारतीय देशी एक तरह से भाषाओं पर मतलब लागू होता था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद करा 20 जून 1789, प्रश्न संख्या 16। ये करा 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 20 जून क्या है ना 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये था। तो देखिए इसमें जो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य ये था ना कि वीडियो रुक गया था इस पर थोड़ा सा, तो पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही तक हुआ था। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था ना फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। किसके लिए, देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस के राजा लुई 14वें की निरंकुश शक्तियों को न सीमित करने के लिए एक नया लिखित संविधान तैयार करना था, न कि तुरंत राजशाही को खत्म करना था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी का क्या है, सही है। और अगला करा भारतीय दर्शन का वो कौन सा संप्रदाय है जो भौतिकवादी है और वेदों की सत्ता को नहीं मानता है। सांख्य, चार्वाक, वैशेषिक और मीमांसा। तो देखिए इसमें जितने भी दर्शन है ना ये चार्वाक दर्शन ही जो ऐसा है, एक मिनट इसको, हाँ देखिए चार्वाक दर्शन ऐसा ही ना ये जो है ये भौतिकवादी है और ये वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, ठीक है। तो एक तरह से ये कहा जाती है कि ये एक तरह से नास्तिक दर्शन भी है, क्या है, नास्तिक दर्शन, ठीक है। चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन का ना ये वो संप्रदाय है जो पूर्णतः एक तरह से भौतिकवादी है, ठीक है। और ये वेदों की प्रामाणिकता अर्थात ईश्वर के अस्तित्व तथा पुनर्जन्म की मतलब एक तरह से सिरे से एक तरह से खारिज करता है। और एक इसी दर्शन को एक नाम से और जाना जाता है, क्या से, लोकायत दर्शन भी कहा जाता है इसको, क्या कहता है, लोकायत दर्शन इसी को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और एक प्रश्न पूछा इसके संस्थापक कौन थे, देखिए इसके जो संस्थापक थे बृहस्पति थे, कौन, बृहस्पति, बृहस्पति माने जाते हैं इसके, मतलब एक ऋषि थे बृहस्पति ऋषि, इनके इसके संस्थापक माना जाता है। एक इसका एक बहुत ही एक मतलब मूल मंत्र इसका जो एक तरह से कहा जाए ये था कि या वह जीवते सुख जीवते ऋण कृत्वा घृत पीबते, अर्थात इसका कहने का मतलब ये था कि जब तक जियो सुख से जियो चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े, ठीक है। या वह जीवते सुख जीवते ऋण कृत्वा घृत पीबते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाँ हो रहा है भाई, हाँ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण टाइफाइड अर्थात मियादी बुखार के पुष्टि के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट, बिडाल टेस्ट, मेट्रोक टेस्ट और अर्थात VDRL टेस्ट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, तो देखिए बिडाल टेस्ट जो है ना ये इसका प्रयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसका, बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और बाकी इसमें जो एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब ये HIV जो एड्स होता है अर्थात एड्स की जानकारी के लिए, ठीक है। एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बिडाल अभी हम लोग देखें टाइफाइड के लिए, और इसमें जो दिया मॉन्ट्रॉक्स, क्या है, मैट्रोक्स टेस्ट, तो ये ना एक तरह से तपेदिक क्षय रोग अर्थात यूँ कहा जाए तो टीबी जो होता है, क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है जिसको तपेदिक भी कहा जाता है, इसको एक मिनट, हाँ इसको ये तपेदिक या क्षय रोग की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, VDRL टेस्ट, क्या है ये VDRL टेस्ट, ये किया जाता है किसके लिए, तो VDRL टेस्ट जो है ना ये एक सिफिलिस नामक यौन संचरित रोग की जांच के लिए किया जाता है। किसके लिए, सिफिलिस, ये होता है सिफिलिस नामक एक यौन संचरित रोग होता है, इसके जांच टेस्ट के लिए मतलब उसकी जानकारी के लिए इसका जांच किया जाता है। इसलिए जो खैर इसका जो पूछा टाइफाइड के लिए तो बिडाल टेस्ट है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है इसका, सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन है और दूसरे कथन को आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए कथन और कारण वाले प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस देखने में थोड़ा देखने में बस थोड़ा कठिन लगते हैं। तो इसका देखिए पहला ये कह रहा है ना कि लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो देखिए लाइसोसोम को कोशिका को पचाने वाला एंजाइम होते हैं और इसीलिए ये एक तरह से कोशिका की आत्महत्या मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली का बिल्कुल कथन क्या है, सही है। और लाइसोसोम में खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में ATP बदलने की क्षमता होती है। तो देखिए ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब जब गलत है तो कारण इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर होगा ना कि इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभिकथन ए सही है और आर क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो कथन कारण भी सही होता तब जाके देखते कि कथन इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब कारण ही गलत है तो व्याख्या तो बिल्कुल
नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है भुगतान संतुलन के प्रबंध में, भुगतान संतुलन के प्रबंध की दृष्टि से नीति निर्माता विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अर्थात एफपीआई की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं? सही आर्थिक कारण चुनें। ठीक है, प्रश्न संख्या बी क्या 20 है ना। तो देखिए एफडीआई से सरकार को अधिक टैक्स मिलता है, बिल्कुल गलत है। देखिए एफपीआई अर्थात हार्ट मनी है, हार्ट मनी है। एफडीआई क्या है, हार्ट मनी, जो संकट के समय तेजी से देश छोड़ सकती है, जबकि एफडीआई दीर्घकालिक और स्थिर होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए नीति निर्माता देखा जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को ही प्राथमिकता देते हैं। कारण ये है कि एफडीआई के अंतर्गत ना ये, क्योंकि ये अस्थायी परिसंपत्तियाँ होती है, जैसे फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होना, ये सब तरह से क्या है, अस्थायी होते हैं और इसे ना रातों रात बेचा नहीं जा सकता है। जबकि विदेशी पोर्टफोलियो जो एफपीआई को ना हॉट मनी कहा जाता है, जो बाजार की थोड़ी सी भी अस्थिरता होती है ना, ये तुरंत देश से मतलब देश से रातों रात एक तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए एफडीआई को ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्भरता के संदर्भ में, को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ऑप्शन भी आ जाए। हाँ, प्रश्न संख्या 21, तो ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार करिए। तो इसमें पहला ये कह रहा है कि ये जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय या संपत्ति की असमानता को दर्शाता है, सापेक्ष निर्भरता, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण सापेक्ष निर्धनता के आधार पर किया जाता है। तो देखिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। ठीक है, भारत में जो गरीबी निर्धनता का जो आकलन किया जाता है ना, सापेक्ष निर्धनता के माध्यम से नहीं किया जाता है। देखिए अब भारत में जो गरीबी निर्धनता का जो निर्धारण किया जाता है, सापेक्ष बल्कि नहीं, निरपेक्ष, क्या है, निरपेक्ष निर्धनता के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन दो तो क्या हो जाएगा, गलत है। और देखिए कारण इसका ये है ना कि निरपेक्ष निर्धनता के माध्यम से गरीबी के आकलन करने का, कि भारत में जो गरीबी का अर्थ ये होता है ना कि बुनियादी आवश्यकता जैसे कि भोजन, कैलोरी, मतलब भोजन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कपड़ा मकान की पूर्ति न कर पाना होता है। तीसरा करा इसे मापने के लिए गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, अर्थात 1 और 3 सही है। अब देखिए 1 और 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र का जनक माने जाने वाले क्या है। तो देखिए अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र के जो, एक मिनट इसको, देखिए अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी ना, ये क्या था, तो द वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात ऑप्शन, एक मिनट, हाँ, द वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी का क्या है, सही है। और द वेल्थ ऑफ नेशन इसको प्रकाशित किस वर्ष किया गया था, ये 1776 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसी वर्ष ना अमेरिका की स्वतंत्रता की एक तरह से घोषणा भी हुई थी। और अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें, प्रश्न संख्या 23 है। ये कह रहा है सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें। तो इसमें जो पहला कह रहा है कि चरम बिंदु पर त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं मध्यमान बिंदु पर त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, ये भी क्या है, गलत है। चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, बिल्कुल सही है। सरल आवर्त गति आप जो लोग देखेंगे, देखिए चरल क्या करा, चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। देखिए सरल आवर्त गति में ना चरम बिंदु एक तरह एक्सट्रीम पॉइंट पर देखा जाए ना, तो कण का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि वहां से वो ना वापस मुड़ता है। और चूंकि गतिज ऊर्जा आप सभी लोग पता होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ इक्वल टू mv स्क्वायर होता है, और वेग मतलब एक तरह से वेग पर निर्भर करता है, इसलिए वेग क्या होता है, वहां पे शून्य होता है। और शून्य होने पर आप सभी लोग पता है, वेग जब शून्य हो रहा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और बाकी ये डी कह रहा है कि मध्यमान बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, मध्यमान बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम नहीं होती है, बल्कि प्रारंभिक बिंदु पर एक तरफ से देखा जाए तो केवल इसमें 3 सही है। तो देखिए केवल 3 सही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, केवल 3 विकल्प क्या है, सही, ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट की सही सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ संविधान का भाग दिया है और उसके दूसरी तरफ उसका विषय दिया है, मतलब किस भाग में कौन सा विषय है। ठीक है, तो अच्छा देखिए ऊपर हम लोग जो बोले हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये मध्यमान पे अधिकतम होता है। ठीक है, न कि शुरुआती दौर पे, मध्यमान पे क्या होता है, अधिकतम होता है। और वहीं पे स्थितिज ऊर्जा एकदम क्या होती है, न्यूनतम होती है। खैर इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यही देखिए, संविधान का जो भाग 15 दिया ना, भाग 15 दिया, ये निर्वाचन से संबंधित है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा। ए का क्या होगा, फोर्थ, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, ए का फोर्थ। और उसके बाद क्या है, संविधान का भाग 16
ठीक है। तो देखिए संविधान का जो भाग 16 है ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। बी का क्या है, थर्ड। ए का फोर, बी का थर्ड, उसके बाद से क्या है, अच्छा ए का क्या था, थर्ड था ना, और बी का क्या था, फोर्थ था। ठीक है। उसके बाद संविधान का भाग 17, ठीक है, ये भाग 17 है। भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद संविधान की भाषा, संविधान का भाग 18, तो 18 किससे संबंधित है, तो ये आपात उपबंध से संबंधित है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए ए का थर्ड, बी का फोर किस ऑप्शन में, ए का थर्ड, बी का फोर। तो थोड़ा सा हम लोग लग रहा है उल्टा कर दिए हैं। ये संविधान का भाग 17 जो है ना, ये निर्वाचन एक मिनट, संविधान का भाग जो 15 है ये निर्वाचन से संबंधित है, किससे, निर्वाचन, अर्थात ए का क्या है, फोर्थ है। ठीक है। और बी का क्या है, थर्ड है, जो कि बी संविधान का भाग 17 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और उसके बाद से सी जो दिया है, संविधान का भाग क्या है, 17, ये 16 था संविधान का भाग 16, सी क्या है, संविधान का भाग 17। तो संविधान का भाग जो 17 है ये राजभाषा से संबंधित है, ये तो सही था, अर्थात सी का क्या है, 2। अब देखिए ए का 4, बी का थर्ड किस में है, सी का 2, ऑप्शन नंबर बी में है। और डी का क्या हो जाएगा, 1, संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, इसका सही है। अगला कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय का क्या जारी करता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय ना ये रिट जारी करता है, किसका, रिट जारी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और सभी लोग पता होगा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और यहीं पे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रेट जारी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बौद्ध स्थलों को उनके संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो कह रहा है कि ये तवांग मठ, तो देखिए तवांग मठ जो है ना ये कहाँ पे है, ये पे है अरुणाचल प्रदेश में, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ए का क्या है, थर्ड। उसके बाद से महाबोधि मठ, तो देखिए महाबोधि मंदिर आप सब लोग पता होगा कि ये बिहार की जाए तो पता होगा ये बिहार में है, अर्थात बी का क्या है, बी का क्या है, 1। अभी देखिए ए का थर्ड, बी का 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो हेमिस है ना, ये हेमिस कहाँ पे है, तो ये है आपका लद्दाख में, हेमिस जो मठ है लद्दाख में था, सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी एक बताया सिरपुर बुद्ध विहार, तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ में था, डी का क्या है, 4। अब इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो देखिए प्राकृतिक रबर जो है ये बहुलक जो है किसका, प्राकृतिक रबर जो बहुलक है ना ये आइसोप्रीन का बहुलक है, किसका, आइसोप्रीन का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न अगला करें आगामी लक्ष्यों से संबंधित असत्य युग्म का चयन करें। तो इसमें जो पहला कह रहा है कि आगामी लक्ष्य से संबंधित असत्य का क्या करें, चयन करें। तो इसमें पहला क्या है, भारतीय रेलवे, देखिए भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, ये क्या है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। उसके बाद कर भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक है, 2040 तक। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो ये क्या है, गलत है, क्योंकि भारत ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया गया है, इसका स्थापित करने का लक्ष्य जो है ना 2040 नहीं बल्कि 2035 तक है, कितना, 2035 तक है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये कह रहा है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया और HIV एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030, बिल्कुल सही है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब है, 2028 है, बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो इसमें जो पहला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 29 है ना ये, हाँ, तो देखिए इसमें पहला कह रहा है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रथम चरण में 150 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है। पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें 150 जिले नहीं बल्कि 100 जिलों, 100 विकासशील कृषि जिलों को ना शामिल किया जाएगा, इसलिए क्या है, ये क्या है, गलत है। और दूसरा कह रहा है तूर उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने तो 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल ये कथन क्या सही है, अर्थात दो, केवल कथन 2 क्या है, सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए कथन केवल 2 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला कथन क्या था, गलत था। और अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मी समस्थानिक और उनके उपयोग पर क्या करें, विचार करें। तो इसमें पहला दे रहा है कोबाल्ट 16 कैंसर का उपचार, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद कह रहा है कि आयोडीन 131 अथवा आयोडीन 131 घेघा रोग का उपचार, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद कार्बन 14 जीवाश्मों के आयु का निर्धारण, ये भी क्या है, सही है, अर्थात 1 2 3 अर्थात तीनों तीनों सही है, इसलिए सभी युग्म क्या है, सही है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है कि किस दक्षिण भारतीय राजवंश के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है जो उनके समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का संकेत देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये चोल का होगा, नहीं पांडव भी नहीं है, चेर भी नहीं है, बल्कि क्या है सातवाहन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए सातवाहन वंश के शासकों विशेषकर राजा जो यज्ञश्री सतकर्णी थे, कौन, यज्ञश्री सतकर्णी, इनके सिक्कों पर ना दो पतवार वाले जहाज, मतलब दो पतवार वाले जहाज का चित्र क्या है, अंकित है। और इससे स्पष्ट होता था ना कि सातवाहनों की जल शक्ति एक तरह से मजबूत थी और उनके मतलब समुद्री व्यापार विशेषकर रोम के साथ काफी विकसित, मतलब व्यापार काफी विकसित थे। ऑप्शन डी क्या है, सही है। उसके बाद कर अलगाव की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्री विचारक से जुड़ी हुई है? अलगाव की अवधारणा मैक्स वेबर, नहीं बिल्कुल नहीं है। कार्ल मार्क्स, तो देखिए अलगाव की अवधारणा मुख्य रूप से समाज, ये कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अलगाव अलगाव का सिद्धांत मुख्य रूप से ना कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें मार्क्सवाद का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था जो कैपिटलिज्म होती है में मजदूर अपने काम, अपने उत्पाद और अंततः खुद से अलग थलग महसूस करने लगता है, ठीक है। और पर इस तरह से परिभाषा देखा जाए ना तो अलगाव वह स्थिति होता है ना जिसमें व्यक्ति आपको अपने ही काम और उसके बनी वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं रहता है, जिससे वह खुद को एक तरह से मशीन का पुर्जा मात्र समझने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अलगाव की अवधारणा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों को तरह से क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें पहला कह रहा है कि 1906 कलकत्ता अधिवेशन, और इसका मुख्य निर्णय मतलब कौन से अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो देखिए कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी दादा भाई नौरो, एक इसमें पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो देखिए इसके दादा भाई नौरोजी, देखिए दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसका जो मुख्य मतलब इसका जो मुख्य निर्णय था इसमें ये था कि स्वराज शब्द का एक तरह से प्रयोग करना, ठीक है। स्वराज शब्द को प्रस्ताव किया गया था इसी में, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 1, ए का क्या है, 1। उसके बाद क्या कर दे रहा है 1920 नागपुर, इसमें इसका जो मुख्य निर्णय था ना रचनात्मक कार्यक्रम का अनुमोदन करना, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 1, सॉरी बी का क्या हो जाएगा, 2। और इसकी अध्यक्षता जो थी ना बी सी राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी, विजय राघवा सी विजय राघवाचारी ने किया था, ठीक है। अर्थात बी का क्या सामने ही सुमेलित होगा। उसके बाद कह रहा है कि 1929 लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। किन थे, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की घोषणा। उसके बाद 1931 कराची, और इसका मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव करना था, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 4। सी का क्या हो जाएगा, 3rd। कहने मतलब सामने सामने सभी सुमिलित हैं। और कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सामने सामने ही सुमिलित है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3rd और डी का 4, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या होगा, कह जल का अधिकार जीवन का अधिकार, जल का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, यह किस मामले में कहा गया था? तो देखिए ये कहा गया था आपका, ये कहा गया था सुभाष केशवानंद भारती बनाम, इसमें नहीं कहा गया था मेनका गांधी में, नहीं, बल्कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में जल का अधिकार जीवन का अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, इसलिए आप सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में ही कहा गया था, इसलिए ऑप्शन सी का क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों को उनके प्रमुख प्रावधानों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला करा 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन सभी लोग पता होगा किससे संबंधित था। 42वां संविधान संशोधन लोकसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इस समय इमरजेंसी लगा हुआ था और इस समय लोकसभा का जो कार्यकाल था 5 से 6 वर्ष किया गया था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, तो इसमें लोकसभा का कार्यकाल पुनः कब कितने 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन सभी लोग पता होगा कि दल बदल से संबंधित है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 1। और एक ही बचा 61वां संविधान संशोधन, तो जो कि डी का क्या हो जाएगा, 4। मतदान की आयु 61 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, इसलिए एक डी का क्या हो जाएगा, 4। डी का क्या है, 4। अब देखिए किस ऑप्शन में, ए का 2, बी का 3rd, तो देखिए ए का 2, बी का 3rd जो है ना, और सी का 1 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन और कारण से। पहला कथन करें, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो प्रश्न संख्या कौन सा है, देखिए
पहला कथन क्या है, गलत है। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, भारत के, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी, हाँ, वो इसी को चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो वेतन और कार्यकाल ना, एक मिनट, इसको हम लोग देखिए, वीडियो रुक गया था और जहाँ तक लग रहा है मुझे प्रश्न संख्या 36 तक ही हुआ है, मतलब इसको करना है। तो इसमें देखिए, इसका इसका जो पहला कथन दिया ना, कह रहा है कि चूंकि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन इसका है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि भारत के निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। बिल्कुल कथन क्या है, सही है। उसके बाद अगर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल का जो पद होता है, ग्रहण मतलब कार्यकाल जो होता है, पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये मतलब जो भी पहले आता हो तक होगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है। अब गलत होने का कारण ये है ना कि संविधान के अनुसार देखा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है ना, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो इनकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इनका जो त्यागपत्र होगा, कोई चुनाव आयुक्त अपना पद छोड़ना चाहता है ना, तो वो अपना पद मतलब एक तरह से अपना त्यागपत्र ना राष्ट्रपति को संबोधित कर मतलब उसको राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है, न कि किसी चुनाव आयुक्त, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो इसलिए 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में रखा जाता है। तो देखिए, लौह इस्पात उद्योग ना, ये द्वितीय मतलब लौह इस्पात उद्योग को, कहाँ गया भाई, हाँ, एक, देखिए, लौह इस्पात उद्योग ये द्वितीय उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। देखिए, लौह इस्पात उद्योग ना कच्चे मालों का एक तरह से मतलब प्रसंस्करण करने के ना नई वस्तुओं का निर्माण करता है, और ये विनिर्माण से जुड़े सभी उद्योग, जैसे कि मतलब विनिर्माण से जुड़े सभी उद्योग अर्थव्यवस्था के ना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता कौन सा है, तो देखिए, इस क्षेत्र में ना प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को ना मशीनों या श्रम के माध्यम से अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि कृषि, वानिकी, मछली पालन, ये सब कृषि खनन एक तरह से क्या आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोग पता होगा कि सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, और चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आप सभी लोग पता होगा ज्ञान आधारित जो भूमिका होती है, जैसे विशेष ज्ञान, तकनीकी कौशल, अनुसंधान से संबंधित जो क्षेत्र हैं, ये चतुर्थक के अंतर्गत आते हैं। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 ये कह रहा है कि समितियों और उनके सिफारिशों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। ठीक है, तो इसमें पहला करा विवेक देवराय समिति रेल बजट का आम बजट से विलय करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, नरसिम्हन समिति तो वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात में कमी करना, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद करा राजा चिलैया समिति सेवा कर को समाप्त करना था, ये क्या है, गलत है। क्योंकि राजा चिलैया समिति जो कि गठित कब किया गया था, तो 1991 में। राजा चिलैया समिति 1991 में इसने सेवा कर को समाप्त करने के नहीं, बल्कि भारत में एक तरह से पहली बार लागू, मतलब इसमें सेवा कर को समाप्त करने के बारे में इसमें नहीं कहा गया था, बल्कि इसको भारत में पहली बार लागू करने की सिफारिश की गई थी। और आप सभी लोग पता होगा कि इसी सिफारिश के आधार पर 1994 में कब, तो 1994 में पहली बार 3 सेवाओं जैसे टेलीफोन, बीमा, स्टॉक और ब्रोकर सेवाओं पर भी क्या है, कर लगाया गया था। तो ऑप्शन सी क्या है, गलत है। गलत है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये तेंदुलकर समिति कैलोरी खपत के बजाय उपभोग व्यय को आधार बनाना, बिल्कुल क्या है, सही है। अगर अगला प्रश्न है 39, ये इन्वायरमेंट से प्रश्न है, एसडीजी से संबंधित। कह रहा है कौन सा एसडीजी लक्ष्य जो सीधे जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने पर केंद्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो एसडीजी कौन सा है, ये 13 है। ये एसडीजी 13, एसडीजी 13 जो है ना, ये जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने पर केंद्रित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और एसडीजी एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, जो एसडीजी जिसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य भी कहा जाता है। और यहाँ से 2-3 प्रश्न इसलिए ये पूछता है कि इसके कुल कितने लक्ष्य हैं, तो इसके कुल 17 लक्ष्य हैं, अर्थात कुल एसडीजी 17 हैं। और इसे अपनाए जाने के कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 2030 तक इसको निर्धारित किया गया है। ठीक है, और एसडीजी 13 में क्या कहा है, तो ये इसमें कहा गया कि लक्ष्य ग्रीन हाउस गैसों, जैसे कि मतलब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ना कम करना, और मतलब कम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। बाकी लक्ष्य 7 क्या है, एसडीजी 7 देखा है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। एक तरह से यूं कहा जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से मतलब को इसको बढ़ावा देना है। बाकी एसडीजी 11 ये शहरों और मानव बस्तियों के समावेशी, सुरक्षित और संवहनीय बनाना है। और इसमें एक तरह से प्रदूषण कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इसको शामिल करना होता है। ठीक है,
और बाकी ये लक्ष्य 15 क्या है, तो ये जमीन पर एक तरह से जीवन की रक्षा करना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार, प्रश्न संख्या ये 40 करा। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार यदि कोई कार सीधी सड़क या एक समान तौर से चल रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल कैसा होता है? तो उस पर शून्य होगा, समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ घटेगा, या नियत रहेगा? तो इसका सही आंसर होगा नियत रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए सीधा संबंध इस तरह से न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार ना किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो यफ होता है, क्या होता है, द्रव्यमान और यम और उसके उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है, या सभी लोग पता है यह बराबर यम में ए होता है, ठीक है। और चूंकि इसमें प्रश्न में ये कहा गया ना कि कार का त्वरण जो है ना एक समान है और कार का द्रव्यमान बदल नहीं रहा है, मतलब ये दिया नहीं है कार का त्वरण मतलब द्रव्यमान बदल रहा है, तो इस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, नियत ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर देखें ना, तो यदि मतलब किसी भारी बॉक्स को एक तरह से फर्श पर लगातार एक ही ताकत से धक्का देते रहे ना, तो स्पीड हर सेकेंड इस बराबर मात्रा में बढ़ती रहती है। इसका मतलब ये कि आप मतलब एक नियत बल उस पर क्या है, लग रहा है। तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का क्या था, अग्रदूत था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका एक मिनट, हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ये होगा, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि क्या दिया है, एयरपेनेट। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है, ठीक है। देखिए एयरपेनेट अर्थात इसका पूरा मतलब देखा जाए ना, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को, मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसी को ना आधुनिक इंटरनेट का एक तरह से जनक या अग्रदूत भी कहा जाता है। और यह दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क था ना जिसने पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया था। इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो 1969 में। कब, तो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, या यूँ कहे कि मतलब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था ना कि युद्ध की स्थिति में भी सुरक्षित संचार बनाए रखना था, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। कह रहा है दे बिल्ट दिस हाउस इन 1990, मतलब दे बिल्ट दिस हाउस इन 99 मतलब 1990। तो इसका जो पैसिव वॉइस में इसको देखा जाए, तो इसका जो पैसिव वॉइस में होगा ये, एक मिनट, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1990। दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1990, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषण के रूप में जाना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ये प्रथम प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं है, ये भी प्रथम प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। पेन दिया है पैरो एक्सेस, क्या है, पैरो एक्सीटेट नाइट्रेट अर्थात पेन, तो इसे द्वितीय प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। पैरा एक्सीटेट नाइट्रेट इसे द्वितीय प्रदूषण के रूप में जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी प्रथम प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगला है प्रश्न संख्या 44। कह रहा पारिस्थितिकी पद चिन्ह से क्या मापा जाता है? तो देखिए पारिस्थितिकी पद चिन्ह से ना ये किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मांग को मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी किसी प्रजाति के आवास का कारण नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल में स्तर में वृद्धि, यह भी नहीं है। किसी क्षेत्र में पादप जीवन की कुल मात्रा, यह भी क्या है, नहीं है। अगला प्रश्न है 42। ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट एक तरह से, हाँ, निम्नलिखित संरक्षण क्या है, निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके शुरू से होने वाले कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो प्रश्न संख्या 45 है। तो देखिए इसमें पहला आएगा क्या है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ कब आया था? तो एक मिनट, इसको हम लोग, तो ये देखिए ये कब आया था, 2009 में। कब, 2009 में आया था, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये 1973 में आया था। और इसी के अंतर्गत ना जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इसका मतलब पहला एक तरह से प्रोजेक्ट, मतलब पहला बंगाल सॉरी टाइगर संरक्षण केंद्र के रूप में देखा गया था उसी को। और उसका बाद से प्रोजेक्ट राइनो जिस गेंडा से संबंधित है, ये 1987 में आया था। कब, 1987 में आया था। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में, 1992 इससे संबंधित है। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, दो होगा क्योंकि 1973 है। उसके बाद क्या आएगा, 1987 आएगा ना, तो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1992, दो की 2 3 4, और लास्ट में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में जो आया था, अच्छा 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखिए 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 3 4 1, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सतर्कता जागरूकता सप्ताह जिसकी थीम,
जिसकी थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, कब मनाया गया? तो देखिए सीधे सीधे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह जिसके मतलब इस वर्ष का थीम क्या था? तो देखिए थीम भी याद करना बहुत जरूरी है, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। तो और ये मनाया कब गया था? तो देखिए ये मनाया गया था आपका, ये मनाया गया था 27 अक्टूबर से ना 2 नवंबर तक। कब तक? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 हो गया, 47 अब देखते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी स्मारक सिक्कों के संबंध में विचार करें। तो पहला करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 मतलब 150 रुपये 150 का सिक्का जारी किया गया, बिल्कुल कथन सही है। उसके बाद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया, जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता का चित्र अंकित है, बिल्कुल कथन क्या है? सही है। और तीसरा कथन कह रहा है, प्रधानमंत्री ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया, तो ये भी कथन क्या है? सही है। अर्थात तीनों कथन जब सही है ना, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? सभी कथन क्या है? सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है परमाणु मॉडल के संदर्भ में 48 प्रश्न है कि परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। तो ये कथन क्या है? एक मिनट, हाँ, प्लम पुडिंग कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन बिल्कुल सही है। और एक मिनट, इसको कक्षाओं की अवधारणा जो दूसरा दिया है, कक्षाओं की क्या अवधारणा? नील्स बोर ने, ये भी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा अनिश्चितता का सिद्धांत, ये हाइजेनबर्ग ने दिया था, ये भी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा अष्टक नियम। तो देखिए अष्टक जो नियम है ना, ये क्या है? डोबेरनर क्या है? डोबेरनर ने नहीं दिया था, इसलिए ऑप्शन डी क्या है? गलत है। और गलत है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अष्टक का जो नियम है, ये देने वाले कौन थे? तो लुईस और कौशल थे। लुईस और कौशल कौन थे? लुईस और कौशल थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद करा सूची प्रश्न संख्या 49 करा है, मिलान करने वाला ये भी कह रहा है सूची 1 रसायन को सूची 2 उपयोग के साथ सुमेलित करें और सही कूट का क्या करें? चयन करें। इसमें पहला कह रहा है सिल्वर आयोडाइड, क्या है? पहला है इसमें सिल्वर आयोडाइड, जो कि किससे संबंधित है? ये फोटोग्राफी में हाइपो चूहे मारने के बीच कृत्रिम वर्षा या मतदान। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग किया जाता है ना, कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, इसलिए ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतदान की जो स्याही, आप लोग जब देखे होंगे कि चुनाव कराने के बाद जो हाथ पे निशान लगाया जाता है, जल रहा है। तो देखिए इसका जो सिल्वर नाइट्राइट का मतदान के स्याही में प्रयोग किया जाता है, जो इसलिए बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिंक फास्फाइड, तो देखिए सी का क्या हो जाएगा? चूहे मारने का विष में प्रयोग किया जाता है, सी का क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 होगा। सी का क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी कई बार पूछा है। तो सी का क्या है? 2 है। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट, जो कि एक ही बचा है, डी का क्या हो जाएगा? 1। डी का क्या है? 1 है। और ये किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का क्या है? 1, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। ये कह रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है एजुकेट गर्ल्स, यह पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। एजुकेट गर्ल्स यह पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना है। उसमें कह रहा है इस वर्ष कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए दूसरा कथन क्या है? बिल्कुल इसका, हाँ, दूसरा कथन है इसका क्या है? गलत है। और गलत क्यों है? तो इसमें कह रहा है कि इस वर्ष कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, बल्कि ये 5 लोगों को नहीं, बल्कि केवल 3 लोगों को ये इस साल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा का क्या है? गलत है। उसके बाद कह रहा है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है। अब देखिए 1 और 3 क्या है? सही है। और 1 और 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है महान है राजा में कौन सा समास है? महान है राजा में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें ना क्या है ना, कर्मधारय समास है। कर्मधारय, कारण ये है ना कि यहाँ विशेषण जो है ना महान है, और संज्ञा कौन है? तो राजा है, ठीक है। कौन है? राजा, ठीक है। और जब और इन दोनों का एक तरफ से इसमें क्या है? मेल है। और सभी लोग पता है जब किसी संज्ञा के साथ ना उसका विशेषण जुड़कर एक ही पद बनता है ना, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें ना, तो नीलकमल क्या है? नीला है जो कमल, राजकुमार राजाओं में है जो कुमार, मतलब कुमारों में जो राजकुमार, तो उसे राजकुमार, एक तरह से ये कर्मधारय समास है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत में पित्रा ड्यूरा तकनीकी, जिससे संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है, पहला पूर्ण उपयोग किस मुगल इमारत में किया गया था? तो ये किया गया था सबसे पहले एतमा दौला
दौला मकबरा में किया गया था। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा है कि पित्रा ड्यूरा क्या है, मतलब जो मुगल काल में प्रयोग किया जाता है, तो आप मतलब स्टेटमेंट में देता है जिसमें संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है, क्योंकि ये एक बार एक दो बार पीसीएस की एग्जामों में पूछा जा चुका है ऐसा ही प्रश्न बना के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे बार इसका पहला प्रयोग किया गया था एतमा दौला मकबरा में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किस देश की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी। तो देखिए एक प्रश्न यहाँ से दो तीन प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी, तो ये दामोदर घाटी थी। और किस वर्ष स्थापना किया गया था, 1948 में। और किस मतलब नदी के आधार पर किया गया था, तो टेनेसी वैली के अथॉरिटी के आधार पर किया गया था। अब ये पूछा है किस देश में है ये टेनेसी वैली, तो देखिए ये टेनेसी वैली जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए दामोदर घाटी की स्थापना जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी वैली अथॉरिटी की मॉडल पर की गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी का क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 54, तो ये कह रहा है कि सूची 1 एक तरह से, हाँ, सूची उद्योग और उपनाम को सूची 2 स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ उद्योग दिया है और दूसरे तरफ स्थान दिया है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो सभी लोग पता हो कि दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये कोयम्बटूर को कहा जाता है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है निशाना कि तमिलनाडु का कोयम्बटूर जो शहर है ना, अपने व्यापक कपड़ा उद्योग और कपास मिलों के लिए ना, मतलब कपास मिलों की अधिकता के कारण ही इस तरह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है अखबारी कागज, तो देखिए अखबारी कागज क्या है, नेपा नगर, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 1। अखबारी कागज क्या है, नेपा नगर, ठीक है। और नेपा नगर चूंकि मध्य, एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नेपा नगर है कहाँ पे, तो ये एमपी में है। किसके लिए फेमस है, तो ये अखबारी कागज के लिए फेमस है। उसके बाद से सी का क्या, सी से होगा, सी का 2 होगा, सी का होगा 2। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, पेराम्बूर में है। पेराम्बूर है कहाँ पे, चेन्नई में, जो कि ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद सूती वस्त्रों की राजधानी, तो इसको कहा जाता है मुंबई को, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी का क्या होगा, 4। सी का हम लोग नहीं देखे थे ना, सी का यहाँ देख लेते हैं, सी का 2 होगा। अर्थात ए का थर्ड बी का 1 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ए का थर्ड बी का 1, सी का 2 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य क्या है, रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस नदी के तट पर, उसके द्वीपों, मतलब किस नदी के तट पर और उसके द्वीपों पर बना हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ये बना हुआ है आपका कृष्णा नदी, उस एक मिनट इसको, हाँ ये बना है कावेरी नदी के तट पर, सॉरी कृष्णा नहीं होगा, कावेरी नदी होगा, ठीक है। और कावेरी नदी के तट पर बना है। देखिए रंगन रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, कर्नाटक के मांडो जिला में जो कावेरी नदी के तट पर बना हुआ है, और इसमें एक तरह से 6 द्वीपों को शामिल किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी किसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है भारत चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोण पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो देखिए ये भारत चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोण पर ना, ये दीफू दर्रा है। कौन सा, तुजू दर्रा नहीं है, जेलपा दर्रा नहीं है, यांगपा दर्रा नहीं, बल्कि क्या है, दीफू दर्रा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला है 57, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि रामसर स्थलों के आधार पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करिए। पहला कर रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, तीसरे स्थान पे है। तो देखिए पहला कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। एक मिनट, हाँ, अच्छा पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अच्छा नहीं, पहला कथन भी क्या है, सही है, ठीक है। पहला कथन भी क्या सही है, क्योंकि कह रहा है रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद कितने स्तर पे, तीसरे स्थान पे है। क्योंकि अब बिहार में ना कुल 6 रामसर स्थल हैं, ठीक है। और 6 रामसर स्थल हैं, तो जो बिहार की नई रैंक आई है, थर्ड है, ठीक है, क्या है, थर्ड है रैंक। उसके बाद कह रहा है रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में अब पहले स्थान पे है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। भारत अब जो एशिया में कितने स्थान पे है, एशिया में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और इसलिए तीनों कथन क्या है इसमें, सही है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है और एशिया में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल है कहाँ पे, तो ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ जो कि 175 रामसर स्थल है। उसके बाद आता है मैक्सिको, ठीक है। तो मैक्सिको में 144 आता है। और भारत में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 90 है, ठीक है। तो भारत, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है।
और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। ये का एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, 58 कह रहा है कि नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था? नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ट्रिस्ट विथ, क्या है? ट्रिस्ट, ट्रस्टी विथ डेंसिटी, मतलब डेस्टिनिटी, क्या है? डेस्टिनी, क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जिसे हिंदी में देखा जाए ना तो नियति के साथ मिलन होता है, या भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट कहा जाता है। और इसको, इस भाषण को किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है 59 प्रश्न। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो पहला इसके में जो दिया है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल कथन सही है। ये आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये नहीं है। भारत सरकार द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी कथन क्या है? नहीं है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी कथन क्या है? सही है। अर्थात 1 और 4 क्या है? सही है। और देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता है, यह आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। किसके? 131 के अंतर्गत आता है। तो 1 और 4 इसमें सही है। तो देखते हैं 1 और 4 किस ऑप्शन में है। तो देखिए 1 और 4 है ना, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 का प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अभी पिछले हाल ही में आरओ में के एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो कह रहा है कि देखिए, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का जो सही क्रम है ना, हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं। तो उसमें जो सही क्रम है, ये क्या है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो किस ऑप्शन में दिया है? देखिए बी में दिया है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है? इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61। कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालाक्रमणानुसार, मतलब सही कालानुक्रम पहले से बाद में व्यवस्थित करें। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो देखिए, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी ना, ये हुआ था 1984 में। सॉरी, 1984 नहीं, 83 में हुआ था। भोपाल गैस, हाँ, 1984 में ही हुआ था, 1984। ये 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुआ था। एक प्रश्न इससे ये पूछता है कि इससे जो गैस निकली थी, कौन से गैस थे? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट थे। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जामों में। इससे जो गैस निकली थी ना, ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये था मिथाइल आइसोसाइनेट था। उसके बाद चेरनोबल त्रासदी कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था। कब? 1986। जो कि ये सोवियत संघ, जो अब मतलब एक तरह से अब देखा जाए तो अब यूक्रेन में पड़ता है, वहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ना एक तरह से विस्फोट हुआ था। और इतिहास की ये ना सबसे भीषण नाभिकीय दुर्घटना थी। उसके बाद क्या है, गुजरात भूकंप, जो भुज में एक भुज जगह है गुजरात में, वहाँ जो भूकंप आया था, ये 2001 में आया था। कब? 2001 में आया था, जो कि 26 जनवरी 2001 में आया था ये। उसके बाद हिंद महासागर सुनामी। तो देखिए, हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, ये 2004 में आया था। 2004 में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? एक आएगा, क्योंकि 1984, उसके बाद 1986, उसके बाद 2001, 2004। अच्छा, क्रम से दिया है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 किस ऑप्शन में दिया है? तो देखिए डी में दिया है 1 2 3 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला करें, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में कौन सा दूध, लार और आंसू जैसे स्राव में मौजूद होता है, जो नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये होगा IgA। 68 का सही, इसका सही आंसर हो जाएगा IgA। क्या होगा? IgA। देखिए, IgA का पूरा नाम क्या होता है ना, इम्यूनोग्लोबोब्यूलिन। क्या है? इम्यूनोग्लोबोब्यूलिन होता है। इसको पूरा हम लोग लिख ही देते हैं, ठीक है? एक मिनट, हाँ। BU, ये होता है BULIN, ग्लोबुलिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उसके बाद से 63 प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकों और पत्रिकाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें पहला कह रहा है कि हिंद स्वराज मूल रूप से 1990 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसे उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना किया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में, अच्छा पूछा कौन सा असत्य है ना, कौन कथन मतलब असत्य कथन है, तो ये तो सत्य है ही, तो आंसर हमारा ये होगा नहीं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था, जो तमिल और हिंदी सहित कई भाषाओं में छपता था। ये भी क्या सही है। उसके बाद सी कह रहा है उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी।
तो ये कथन क्या है, गलत है। गलत इसलिए कि महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में, न मूल रूप से ये गुजराती भाषा में लिखा था, न कि अंग्रेजी में। किस भाषा में था ये गुजराती में था, न कि अंग्रेजी में था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गलत है। बाकी ये डी जी कर रहे हैं, येरवदा जेल में रहते हुए उन्हें हरिजन पत्रिका का संपादन किया था, तो ये भी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 64। तो ये कह रहा है कि विभिन्न अधिनियमों के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो पहला कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की गई और मैकाले समिति नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही है। यहाँ से प्रश्न इस देखिए, जो भी प्रश्न आएंगे ना, इतने मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है जो पेपर ये बनाया गया है काफ़ी कठिन बनाया गया है, और ये इस प्रश्न मतलब इस पेपर में जो अच्छा कर लिया जाएगा ना, वो यकीन मानिए कि जो आने वाला एग्जाम होगा इससे तो आसान होगा ही, क्योंकि इसमें इतने स्टेटमेंट बना दिए हैं और एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो मान लीजिए जो ऑप्शन ए में स्टेटमेंट दिया, इसी से बस मात्र एक प्रश्न पूछ सकता है कि मैकाले समिति गठित कब की गई थी, तो 1854 में। चार्टर मतलब किस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। तो इस टाइप के प्रश्न इसमें ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी, न कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। ठीक है, तो खैर अगला देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अच्छा इसमें तो असत्य पहचाना है, तो पहला तो सही है ही। दूसरा बी कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद 1935 का अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधायिका को दे दी गई, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां थी ना, ये अवशिष्ट शक्ति यानी कि वे विषय जो संघ या राज्य या समवर्ती सूची में नहीं थे, ये संघीय विधायिका को नहीं दिया गया था, बल्कि दिया गया था किसे, वायसराय को अर्थात गवर्नर जनरल को। वायसराय या यूं कहें कि गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो ऑप्शन सी क्या है, गलत है, और गलत है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये डी का 1919 के अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की, तो ये भी कथन क्या है, सही है। उसके बाद 65 प्रश्न संख्या कह रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, अच्छा पूछा है कौन सा, तो देखिए पहला कथन जो है ना, इसमें सत्य मतलब ये क्या है, असत्य नहीं है, बल्कि क्या है, सत्य है। उसके बाद कह रहा है चुनाव आयोग ने बिहार के विशेष मतदान पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची 13 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया, ये भी कथन क्या है, गलत है। देखिए जो भी प्रश्न हो पूछेगा ना, ये ऐसे स्टेटमेंट बहुत कम बनाएगा। मान लीजिए दूसरा जो स्टेटमेंट है यही से पूछ सकता है कि चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची कब जारी किया गया, तो ये डेट दे देगा, 3-4 डेट, और इसमें ये भी डेट दे देगा 30 सितंबर 2025 को। तो मतलब इस तरह से प्रश्न बनाए जाने की ज़्यादातर संभावना रहे हैं। बाकी ये तीसरा कथन कर रहा है, पुरुष मतदाता में मतदान 62.8% और महिला मतदाताओं में 71.6% रहा, तो ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात तीनों कथन क्या है, सत्य है। और देखिए तीनों कथन सत्य है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी कथन क्या है, सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 66। ये कह रहा है कि कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाली अत्यधिक ठंड सहन करने वाली पश्मीना नस्ल किस पशु से संबंधित है जिसके महीन उनसे महंगे साल बनाए जाते हैं, ये बकरी से संबंधित है। ठीक है, पश्मीना जो ऊन होता है ना, एक विशेष प्रकार की बकरी से प्राप्त होता है, और जबकि बल्कि ये भेड़ से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग क्या है, असत्य है। तो इसमें जो पहला कथन ये है कि ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना अहमदाबाद भारत में 12 जून 2025 को हुआ, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही। आप लोग देखे होंगे हाल ही में जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुआ जिसमें सभी लोगों की जान चली गई, मात्र एक व्यक्ति बचे थे, तो ये 12 जून 2025 को हुआ था। उसके बाद बांडी बीच घटना सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो कि 14 दिसंबर 2025 को हुआ था, ये भी क्या सही है। दिल्ली बम धमाका हाल ही में जो अभी दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था रेड फोर्ट के पास हुआ था, ये 10 नवंबर 2025 को हुआ था, ये भी क्या सही है। और इस डी का रहा है तेजस विमान दुर्घटना दुबई एयर शो में एक तेजस का दुर्घटना हुआ जिसमें पायलट के निधन भी हो गया था, तो ये 20 नवंबर 2025, तो ये क्या है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये 20 नवंबर को नहीं बल्कि 21 नवंबर को घटित हुई थी, और ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है 68 प्रश्न संख्या क्या है, 68 कह रहा है भारत सरकार द्वारा किशोरियों के लिए नव्या नामक एक नई कौशल पहल शुरू की गई है, इससे संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। तो नव्या नाम मतलब नव्या पहल के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है ना कि भारत सरकार ने भारत सरकार की एक पहल है जो 16 से 18 साल की किशोरियों को कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल जैसे प्रशिक्षण क्या है शामिल है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
दूसरा कथन कह रहा है कि यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये भी कथन क्या है, सही है। अब देखिए दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 69, ये कह रहा है CRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम तथा अधिक लिंगानुपात क्रमशः कहाँ दर्ज किया गया है। जन्म के समय सबसे कम तथा सबसे अधिक, ठीक है। तो देखिए जब सबसे कम तथा सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ये दर्ज कहाँ किया गया है, ये सबसे कम तो बिहार में, ये अर्थात बिहार में, देखिए बिहार में, उसके बाद नागालैंड में, तब बी नहीं होगा, ठीक है। बिहार और नागालैंड, सबसे कम बिहार, उसके बाद नागालैंड, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट के देखा जाए ना तो सबसे चिंताजनक जो गिरावट हुआ है बिहार में हुआ है, जो कि 800, यहाँ लिंगानुपात कितना है, एक मिनट इसको, हाँ बिहार में कितना है, तो 891 है, और यही नागालैंड में देखा जाए तो सबसे जो कि सर्वश्रेष्ठ है, और कितना है, तो 1068 है, कितना, 1068, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सही है। बाकी अगला प्रश्न ये कह रहा है कि घड़ी में 9 और 10 के बीच कितने मिनट बाद हाँ, घड़ी में 9 और 10 के बीच कितने मिनट बाद घंटे और मिनट की सुइयां एक सीधे रेखा में बनाएंगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो सही आंसर आएगा 16 सही 4/11 मिनट आएगा। ऑप्शन डी किसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब इसमें लग गया है, तो मैं नहीं चाहता, बस इसको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डी का क्या हो जाएगा, मतलब 70 का प्रश्न आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 71 का रहा है कि लोहे पर लगने वाला जंग, जो कि लोहे पर लगने वाला जंग क्या है, रासायनिक रूप से सही सूत्र इसका क्या होता है। तो देखिए इसका जो सही सूत्र होता है लोहे पर लगने वाला जो जंग होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है क्या, Fe2O3.XH2O, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और ये होता क्या है, तो देखिए जंग जो है ना वास्तव में हाइड्रेट आयरन, जो कि हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन तोलकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर एक्स ग्राम का वजन प्रयोग करें तो एक्स ग्राम का मान कितना होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, ये होगा सी होगा, 833.33 ग्राम होगा, कितना, 833.33 ग्राम, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी 73 प्रश्न ये कह रहा है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 73 है ना, हाँ पहला इसमें कथन कर रहा है, अच्छा नीचे पूछा कौन सा गलत सही नहीं है। तो देखिए इसमें कह रहा है यह सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पद्धति पर आधारित है। तो पहला कथन क्या है, सही है। बाकी दूसरा कथन कह रहा है इसमें केवल 2 आयाम शामिल हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ना केवल 2 नहीं बल्कि 3 आयाम शामिल होते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा तो है ही, और स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ देखा जाए ना तो एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी इसका इस सूचकांक में बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य जैसे संकेतकों को भी शामिल किया गया है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं था, देखिए केवल 2 सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 2 सही नहीं है। और उसके बाद से प्रश्न संख्या 74, तो ये कह रहा है कि भारतीय कराधान प्रणाली और वैश्विक कर अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताएं कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो देखिए पहला कथन ये कह रहा है कि टोबिन टैक्स का प्रस्ताव नोबेल विजेता जेविन टोबिन ने दिया था, जो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, और सही है, तुम्हारा ये आंसर होगा नहीं क्योंकि असत्य कथन पूछा है। बाकी कह रहा प्रतिभूति लेन देन कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर दोनों ही प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका करापात बदला नहीं जा सकता, ये भी क्या है, सही है। बाकी ये सी कह रहा है कि वस्तु व सेवा कर एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिसने भारत में मूल सीमा शुल्क सहित सभी आयात शुल्कों को अपने अंदर समाहित किया है। ये कथन क्या है, गलत है, और गलत है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कथन गलत है। और देखिए इसमें ना ये जीएसटी पर लगने वाला जो अतिरिक्त सीमा शुल्क जो है ना, विशेष अतिरिक्त शुल्क को खत्म करने की जगह ले लिया है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, गलत है। बाकी जो डी कर रहा है मानव उपभोग के लिए शराब और पेट्रोलियम उत्पाद वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है, जिन जिन पर राज्य और केंद्र अपने पुराने कर लगाते हैं, बिल्कुल ये भी कथन क्या है, सही है। देखिए सी गलत था, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये 75 प्रश्न है कि मिश्रण पृथक्करण विधियों पर विचार कीजिए। मिश्रण मिश्रण पृथक्करण विधियों पर क्या है, विचार करना है, मतलब किस विधि द्वारा कौन सा पृथक्करण किया जाता है। तो इसमें जो पहला दे रहा है कि 75 है ना, कह रहा है मक्खन को दूध से अलग करना, तो अपकेंद्रीय विधि।
तो देखिए इसमें जो पहला कथन है ना बिल्कुल सही है। देखिए अपकेंद्रीय का उपयोग ना दूध से मक्खन क्रीम निकालने के लिए किया जाता है, तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नमक और कपूर को अलग करना, तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा, बिल्कुल सही है। देखिए ऊर्ध्वापातन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई कोई ठोस ना बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाता है, जिसमें कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड भी आते हैं। और मतलब अमोनियम क्लोराइड को ना नमक या रेत से अलग करने का में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन क्या है, सही है। तेल और पानी का अलग करना आसवन विधि द्वारा, तो ये क्या है, गलत है। तेल और पानी को जो ना आसवन विधि द्वारा मतलब इस तरह से डिस्टिलेशन से नहीं बल्कि पृथ्वीकरण की अर्थात सेपरेटिंग जो फनल होता है ना उसके द्वारा अलग किया जाता है। कारण ये कि इनका घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, अलग अलग होता है। तो तीसरा कथन क्या गलत है, 1 और 2 सही है, तो केवल 2 युग्म क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि 76 का है कि नीचे दिए गए कथनों में 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कार्य है कि भारतीय संविधान की प्रकृति में अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान जो है प्रकृति में क्या है, अर्धसंघीय है। तो बी ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से संघीय और न ही पूरी तरह से क्या है, एकात्मकता में है, तो ये दोनों का एक तरह से मिश्रण है, इसलिए इसे ना अर्धसंघीय कहा जाता है। और दूसरा कार्य कारण कि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं जैसे शक्तियों का विभाजन और एकात्मकता विशेषताएं जैसे एकल नागरिकता दोनों शामिल है। कारण भी क्या है, सही है। अब देखेंगे ना कथन और कारण, इसके मतलब कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को काफी आसान होते हैं, बस दिखता बस कथन थोड़ा मतलब कठिन लगता है। तो देखिए इस कारण सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे जांचने के लिए ना पहले ये करेंगे, पहले कथन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान प्रकृति में अर्धसंघीय है, और इसके बाद क्या करते हैं ना, क्योंकि लगाते हैं, क्योंकि क्योंकि लगाने के बाद से कारण पढ़ लेंगे, ठीक है। और कारण देखेंगे इससे मतलब संबंध रखता है कि नहीं है, मतलब उसी से संबंध है कि नहीं है, तो एक बार हम लोग पढ़ के देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान प्रकृति में अर्धसंघीय है क्योंकि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं जैसे शक्तियों का विभाजन और एकात्मक विशेषताएं जैसे एकल नागरिकता दोनों शामिल है। तो देखिए व्याख्या इसका मतलब लगाने के बाद से सही लग रहा है, क्योंकि लगाने के बाद से, तो ये कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आर ई की सही व्याख्या कर रहा है। और अगला प्रश्न, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र क्या है, तो बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस क्रम की चट्टानों से निर्मित हैं। तो देखिए बिहार में जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ है ना, ये हैं आपकी धारवाड़ क्रम की हैं। किस क्रम की, धारवाड़ क्रम की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी किसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये बिहार की सबसे पुरानी चट्टानों में शामिल की जाती हैं, तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित कथनों का सही मिलान कीजिए, तो इसमें कह रहा है स्कैंडिनेवियन देश, तो देखिए स्कैंडिनेवियन जो देश है ये किससे सम्मिलित होगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड और फिनलैंड से, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। स्कैंडिनेवियन देश का इसको कहा जाता है, नॉर्वे को, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड को। उसके बाद क्या है, बाल्टिक देश, तो बी का किससे सम्मिलित होगा, बी का वन, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, वन होगा, ठीक है। बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन आता है, तो एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन सा आता है, तो देखिए सी का क्या हो जाएगा, टू होगा। ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो देश है ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, टू होगा। उसके बाद बचा एक ही डी और यूनाइटेड किंगडम, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन तो आता ही है, साथ में उत्तरी आयरलैंड भी आता था। डी का क्या हो जाएगा, फोर। और ये किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में, देखिए ए का थर्ड, बी का वन, सी का टू और डी का क्या है, फोर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। उसके बाद 79 प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से अधिक होता है। तो पद संख्या कौन सा है, 79 है ना ये, हाँ। तो देखिए ये इसमें शुक्र ग्रह का जो घूर्णन है ना वो अपनी धुरी पर ये बहुत धीमा एक तरह से घूमता है, तो इसी कारण ना इसका जो घूर्णन समय होता है उसके परिक्रमण से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और शुक्र का एक दिन का घूर्णन कितना, मतलब एक शुक्र का एक दिन का घूर्णन जो है पृथ्वी के 343 पृथ्वी दिन के बराबर होता है, कितना, 343 दिन के बराबर होता है। और शुक्र का एक साल का जो परिक्रमण होता है दो पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है। और शुक्र, आप सभी लोग पता हो, शुक्र और जो वरुण होता है ना अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि पृथ्वी सहित जो अन्य ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और इसलिए ना शुक्र पर क्या ना सूर्योदय जो होता है ना पश्चिम की तरफ होता है, तो ऑप्शन सी इसका चूंकि क्या है, सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और 2025 की नियुक्तियां, मतलब कौन 2025 में किस पद पे कौन नियुक्त हुआ था, तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो देखिए पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये जस्टिस संगम कुमार साहू, बिल्कुल सही है। जो जिस समय का प्रश्न ये मतलब बनाया गया है ये संगम साहू ही हैं, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद करें लोकपाल अध्यक्ष, तो देखिए लोकपाल जो अध्यक्ष हैं
ये जस्टिस एम खानविलकर हैं, ये भी क्या है सही है। उसके बाद कह रहा है 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये भी क्या है सही है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे, अर्थात ये भी क्या है सही है। चारों युग में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि काला सागर किस जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर के बारे में इसमें पूछा है, तो देखिए काला सागर जो है ना, ये बोस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। इसका रहा सूची 1 योजना को सूची 2 उद्देश्य और नारा से सुमेलित करें। तो इसमें पहला, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं बस, हाँ। तो देखिए इसमें पहला है 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना किससे, तो ये इसमें जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो देखिए बी का क्या हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय तीव्र और अधिक समावेशी विकास का नारा दिया गया था, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का 1। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये सभी लोग पता होगा कि कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा बल दिया गया था, इसलिए सी का क्या हो जाएगा, 4 होगा। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, ये डी का क्या हो जाएगा, स्थिरता के साथ विकास, अच्छा डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कौन से किस, देखिए ए का थर्ड बी का 4 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में, देखिए ए का थर्ड बी का 4 नहीं, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2 ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद कर रहे 83 प्रश्न कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है, तो इसके अंतर्गत आता क्या है, तो साध्य होता है पर कुशल नहीं है, साध्य, ये ऑप्शन ए में देखिए साध्य होता है पर कुशल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये क्या ना, उत्पादन संभावना परिधि के अंतर्गत ना, मतलब परिधि के अंदर देखा जाए ना, तो कोई भी बिंदु यह दर्शाता है ना कि अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही है, इसलिए उस बिंदु पर उत्पादन करना संभव, जो कि साध्य तो है, लेकिन संसाधनों की बर्बादी के कारण वह कुशल क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है, बिल्कुल कथन ये क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है किरातार्जुनीय शिव अर्जुन संवाद पर आधारित है, बिल्कुल ये क्या है, ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। इसमें ना अर्जुन और मतलब सॉरी अर्जुन और शिव के संवाद पर यह आधारित है। उसके बाद कह रहा है स्वप्न वासदत्तम में उदयन वासदत्ता की कथा भारवी द्वारा लिखी गई है, तो ये कथन क्या है, गलत है। देखिए ये कथन गलत इसलिए है कि ये भारवी के द्वारा नहीं, बल्कि ये महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, भास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है। पूछा क्या है, कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए केवल तीसरा असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 85 का है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों को उनके शासन काल की अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो पहला आएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। तो देखिए सबसे पहले जो वंश आएगा, सबसे पहले जो आएगा ना, एक मिनट इसको लिखते हैं हम, क्या 85 है ना, तो देखिए इसमें जो पूछा है अवरोही क्रम में पूछना है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में पूछा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश कितने सालों तक वह शासन किया था, ये तुगलक, एक मिनट इसको, हाँ, तुगलक वंश जो है ना, ये 94 साल तक शासन किया था। कब से कब तक, तो ये 1320 से लेके 1414 तक, कब से 1414 तक, ठीक है। और सबसे लंबा शासनकाल था इसी का। उसके बाद से कौन सा, गुलाम वंश, जो कि ये 84 वर्ष तक शासन किया था, कितने 84 वर्ष तक। और कब से कब तक था ये, तो गुलाम वंश जो था ये 1206 से लेके कब से, तो 1290 तक, ठीक है। और उसके बाद से देखिए ये क्या है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश मात्र 30 वर्षों तक शासन किया था, कितने 30 वर्षों तक, जो कि 1290 से लेके 1290 से लेके ये कब से कब तक था, हाँ 1320 तक था, 1320 तक। उसके बाद से लोधी वंश कब से कब तक था, तो देखिए लोधी वंश जो था ये मात्र 75 वर्षों तक शासन किया, और कब से कब तक, 1451, कब से 1451 से लेके 1526 तक। अब इसको शासनकाल के अवरोही क्रम में देखते हैं, मतलब अवरोही क्रम में एक तरह से घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे कम किसका है, 2 है ना, एक मिनट, हाँ। तो देखिए इसको घटते क्रम में हम लोग को व्यवस्थित करना है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा कौन सा? तुगलक वंश जो कि 94 साल है, तो पहले 3 आ जाएगा। उसके बाद से लोधी वंश आएगा, ठीक है, अर्थात लोधी वंश नहीं, हाँ लोधी 75 है ना, ये नहीं होगा। गुलाम वंश होगा जो कि 84 साल है, अर्थात 3 के बाद से 1 आएगा। उसके बाद से क्या आएगा? देखिए 3 के बाद से 1 आएगा, उसके बाद से 4 आ जाएगा क्योंकि ये 75 सालों तक शासन किया। तो 3 1 4, उसके बाद से 2 जो कि खिलजी वंश, 3 1 4 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 3 1 4 2, इसलिए ऑप्शन ए क्या है? सही है। उसके बाद 86 प्रश्न कर रहा है कि पंचायतों के वित्त और कराधान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए इसमें जो इसका जो स्टेटमेंट है प्रश्न संख्या 86 का, कह रहा है पंचायतों के वित्त और कराधान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो इसमें जो पहला कथन दिया है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं पंचायतों पर क्या होती हैं? बाध्यकारी होती है, तो ये कथन क्या है? गलत है। क्योंकि राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं ना पंचायतों पर बाध्यकारी नहीं बल्कि क्या होती हैं? सलाहकारी होती हैं केवल, ठीक है, सलाह, हाँ सलाहकारी होती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। और गलत है तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन की पहचान करना है। बाकी ये सीकर है राज्य वित्त आयोग का गठन 73वें संशोधन के 1 वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक था, बिल्कुल सही है। और राज्य विधानमंडल पंचायतों को कुछ शुल्क, टोल और कर लगाने तथा एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है, ये भी कथन क्या है? सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 87, ये कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता हो केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है और मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही है। देखिए मध्य प्रदेश में केवल एक सदन जिसमें विधानसभा है, वहाँ विधान परिषद क्या है? नहीं है। केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, एक तो बिहार है ही और उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, बाकी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एपी और तेलंगाना भी है। और कौन से राज्य में है? हाँ एक राज्य और है, तेलंगाना है और एक राज्य है कर्नाटक। कुल 6 राज्यों में कौन सा है? विधान परिषद है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88, ये कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो इसमें पहला 1 कह रहा है कि इस रिपोर्ट में, प्रश्न संख्या 88 है ना, हाँ, ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट में, एक मिनट इसको थोड़ा सा, कह रहा है कौन सा कथन सही है? कह रहा है इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी जारी करते हैं, बिल्कुल सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी कथन क्या है? दोनों सही है, अर्थात इसमें दोनों कथन क्या है? सही है। भारत को जो स्थान था कुल 163 देशों में ना 115वां है, कितना? 115वां स्थान दिया गया है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। और जब दोनों सही है तो सी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है बिहार में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए अभी जब तक 2011 की जनगणना, सॉरी 2026-27 की जनगणना कंप्लीट नहीं हुई है, तब तक जो भी जनगणना प्रश्न होंगे 2011 से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए ना, तो बिहार में जो न्यूनतम जनघनत्व था, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो था, ये कैमूर जिला था। कौन सा था? कैमूर था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कैमूर भभुआ, इसलिए ऑप्शन डी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है भारतीय मंदिर वास्तुकला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो इसमें जो पहला ये कह रहा है कि, अच्छा पूछा क्या इसमें देख रहे हैं? तो पूछा सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो कहला कह रहा है कि नागर शैली के मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, ये कथन क्या है? बिल्कुल है। कह रहा है नागर शैली में, गलत, ये गलत इसलिए ना कि गोपुरम जो होता था ना विशाल प्रवेश द्वार तो होता था, बल जो कि ये नागर शैली में नहीं बल्कि द्रविड़ शैली में की विशेषता है। किसकी? नागर शैली की नहीं, ये एक मिनट, हाँ ये द्रविड़ शैली की क्या है? विशेषता है। ये द्रविड़ शैली की क्या है? विशेषता है, इसलिए आप पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी दूसरा का द्रविड़ शैली के मंदिरों को मुख्य विशेषता उनका पिरामिड नुमा शिखर जिसमें जिसे विमान कहा जाएगा कहते हैं, ये कथन क्या है? सही है। बाकी बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण रूप है जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी कथन क्या है? सही है। अर्थात 2 और 3 कथन क्या है? सत्य है। तो 2 और 3 कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन बी में देखिए 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित संगठनों उनके संस्थापकों, एक मिनट इसको थोड़ा, उनके संस्थापकों के युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है।
तो पहला कह रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, देखिए इसमें तो एक प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे बन सकते हैं। ये 4 प्रश्न स्टेटमेंट दिया है ना, तो देखिए जो भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस 4 प्रश्न से समझिए कम से कम 10-12 प्रश्न इससे निकलेंगे, क्योंकि लैंड किसी किसी प्रश्न जैसे मतलब पूछ देगा उसका जो एक तरह संगठन है उसका वर्ष पूछ लेता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए किसी को पूछ लेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1838 में। इनके इसके संस्थापक कौन थे, तो द्वारका नाथ टैगोर थे। तो मतलब इस तरह से भी छोटा छोटा मतलब टू द पॉइंट और एक तरह से मतलब कहने का मतलब छोटे छोटे पॉइंट से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो पहला इसका क्या कारण है, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, इसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है। इसके संस्थापकों द्वारा मतलब इसके संस्थापकों में द्वारका नाथ टैगोर शामिल थे, बिल्कुल सही है। देखिए इसी से 3 प्रश्न पूछेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1838 में। और भारत की पहली राजनीतिक संस्था किसे माना जाता है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी को ही माना जाता है। इसके संस्थापकों में कौन शामिल थे, तो द्वारका नाथ टैगोर शामिल थे। ये 3 प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा। बाकी ये बी कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से हुआ। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और देखिए ये भी सही है, बी भी सही है और सही है, तो हमारा आंसर तो ये तो होगा नहीं। बाकी सी कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीयों की समस्या को उठाने के लिए किया गया था। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन जो है ना 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, बल्कि इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी नहीं थे, बल्कि कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको हम लोग लिख ही देते हैं, सुरेंद्र नाथ कौन थे, ये बनर्जी थे, और साथ में आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, आनंद मोहन बोस। तो सी स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये बी डी कर है मद्रास महाजन सभा 1884 में, तो और इसकी स्थापना एम बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर पी आनंद चालू ने की थी। ये कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 92, कह रहा है कि मस्तिष्क की संरचनात्मक भागों और उनके उपनाम विशेषताओं के संबंध में विषय मतलब उनके संबंध में विषम युग्म चुने। नीचे देखते हैं स्टेटमेंट दिया है क्या, नहीं ठीक है। तो 92 है ना, हाँ। तो पहला स्टेटमेंट विषम पहचान करने के लिए बार कर रहा है, तो विषम युग्म चुने। तो पहला कह रहा है प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कि 2/3 हिस्सा होता है, बिल्कुल ये कथन क्या है, सही है। तो उसके बाद कह रहा है अनुमस्तिष्क जीवन का वृक्ष, ये भी क्या है, सही है। और मेंडुला ऑब्लोगांटा मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा, ये भी क्या है, सही है। पीयूष ग्रंथि कह रहा है मास्टर ग्लैंड। तो देखिए ये विषम, यही क्या है, विषम है। कारण ये है कि पीयूष ग्रंथि को ना मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। लेकिन मास्टर ग्लैंड जो है ना, ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। देखिए बहुत से लोगों को लगा कि मास्टर ऑफ ग्लैंड नाम मतलब मास्टर ऑफ ग्लैंड पढ़े होंगे कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, लेकिन मास्टर ग्लैंड इसमें पूछा है, जो कि मास्टर ग्लैंड जो है ना, ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। किसको, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सही सम्मिलित नहीं है, एक तरह से विषम है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 93, ये मैथ से प्रश्न पूछा है। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले, वह 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 50% अंक मिलते तो 10 अंकों से पास हो जाता। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 93 है ना, तो इसका सही होगा 300 है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका 300 होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर था 300 था, और जो इसको सॉल्व करें ना, तो देखने में बहुत ही कठिन प्रश्न लग रहा है, लेकिन ये होता बहुत सिंपल है। देखिए इसमें कह रहा है ना, एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले हैं और वो 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 50% अंक मिलते हैं, तो देखिए 40% से लेके कितना है, 40% कितना दिया है टोटल, देखिए 40% और 50% अंतर कितना है इसमें, तो 10% का ही तो अंतर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 20 अंकों से फेल हो गया। 40% मिलते तो 20 अंकों से फेल हो जाता, बल्कि 50 अंक मिल रहे हैं तो 10 अंकों से पास हो जा रहा है। अर्थात देखिए और अंकों में अंतर कितना आ रहा है इसमें, तो 20 और ये क्या है 10, तो अंतर जो है ना 30 का अंतर होगा ना, 20 अंकों से फेल हो रहा है, 10 अंकों से पास हो जा रहा है, तो 30 कुल टोटल जो है 30 अंकों का अंतर है, तो अंकों में अंतर है 30। ठीक है, तो देखिए ये जो 30 अंकों का जो अंतर है ये 10% के बराबर है। ठीक है, और ये तो प्रतिशत है। ठीक है, और यही पूछा है कि 10 अंकों के पास हो जाता है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होते हैं, तो अधिकतम सभी को पता होगा कि ये अधिकतम जो भी होता है 100% ही तो होता है, और ये 10% का मूल्य है कितना, 30 है, 30 अंक है, तो इसी को 100 अंक करने के लिए जीरो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मतलब 10 से गुणा कर देंगे तो 100 अंक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और इधर भी जब जब इधर 10% में मतलब गुणा करेंगे 10 से, तो मतलब एक 10 जीरो लगा देंगे, 100 हो जाएगा। तो इधर भी 30 में एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही है। बाकी अगला प्रश्न कर रहा है 94, और एक मिनट, इसको कहाँ गया, हाँ, ये कह रहा है कि निम्न में से
ये बार बार क्या हो रहा है भाई। हाँ, ये प्रश्न कर रहा है 2 पर 64 घात -1 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, विभाज्यता के नियम से सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 2 पर 64 -1 है, ये 3 से भी विभाज्य है और किससे 5 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो 3 और 5 से विभाज्य है तो ये 15 से भी विभाज्य होगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये कह रहा है जयपुर 2025 सैन्य अभ्यास के आयोजन के संबंध में 95 प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करें। तो पहला कथन ये कह रहा है कि यह अभ्यास 10 से 17 सितंबर 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल ये पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, और दूसरा कथन, एक मिनट, हाँ दूसरा कथन क्या है कि इसका आयोजन स्थल केवल बेलारूस तक ही सीमित था। तो ये कथन क्या है, गलत है। जयपुर का देखिए, जयपुर जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था रूस और बेलारूस के संघ राज्य की जो पश्चिमी सीमाओं की ना सुरक्षा करना है, और इसका आयोजन जो ना केवल बेलारूस में नहीं बल्कि बेलारूस के साथ साथ रूस में भी किया गया था। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। बाकी ये कथन तीसरा कर, पहला तो सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तीसरा कर, भारत ने 65 कर्मियों के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लिया। तो ये कथन भी क्या है, सही है, अर्थात 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी 96 कह रहा है कि डॉक्टर के कस्तूररंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करें। 96 प्रश्न है। तो पहला कथन इनका, पहला स्टेटमेंट ये दे रहा है कि 1994 से 2003 तक इसरो का अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे उन्होंने इंजीनियरिंग में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भी कथन क्या है, सही है। और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी, ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात तीनों तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात क्या है, सभी कथन क्या है, इसमें सही है। बाकी अगला प्रश्न ये कर रहा है 97 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान क्या है, तो BWH ये क्या है, सही है। बाकी पश्चिमी घाट AM के अंतर्गत आता है, ये भी क्या सही है। लद्दाख क्या है, AF के अंतर्गत आता है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि क्योंकि लद्दाख जो है ना AM के AF के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि केवल, एक मिनट कहाँ गया, हाँ तो देखिए जो लद्दाख वाला है जो AF, ये क्या है, गलत है। गलत कारण होने का कारण इसलिए गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए कोपेन के वर्गीकरण में ना ए अक्षर का जो मतलब होता है, जो ए अक्षर दिया है, इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। क्या होता है, उष्ण, ये होता है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल जलवायु होता है, जहाँ तापमान ना कभी भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, कम नहीं होता है। और लद्दाख आप सब लोग पता है एक शीत मरुस्थल एक तरह से कहा जाए तो कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए इसमें ना इसे कोपेन के ई मतलब ध्रुवीय अर्थात पोलर जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। पोलर जलवायु के अंतर्गत रखा है। लद्दाख को किसके अंतर्गत, ई के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और AF का मतलब क्या होता है टोटल, देखिए तो AF का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा, अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, जहाँ साल भर बारिश होती रहती है, और भारत में कई ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो AF मतलब भारत में ऐसा कोई बड़ा ऐसा क्षेत्र नहीं होता ना जहाँ भारत में वर्ष भर मतलब बारिश होता रहे। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्से ऐसे हिस्से हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं है। बाकी ये छत्तीसगढ़ AW बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं 98, कह रहा है कि NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। तो देखिए भारत की जो कुल प्रजनन दर है ये 2.0 हो गई। कितना, 2.0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। बाकी 99 प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करिए, चयन करिए। एक तरफ बंदरगाह दिया, दूसरी तरफ उसका क्या विशेष प्रकार दिया है। तो इसमें जो कह रहा है कांडला बंदरगाह, तो देखिए कांडला बंदरगाह जो है ये ज्वारीय बंदरगाह है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद से चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बी का क्या होगा, थर्ड होगा। बाकी विशाखापत्तनम क्या है, तो देखिए विशाखापत्तनम जो है ना सबसे गहरा स्थल और रुद्ध बंदरगाह है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 1 होगा। और एक ही बचा है कोलकाता जो नदी तटीय बंदरगाह है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 4 होगा। आप देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया है, ए का 2 बी का 4। देखिए ए का 2 बी का थर्ड दिया है, ए का 2 बी का थर्ड सी का 1 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी अगला लास्ट प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 100 है। ये कह रहा सूची 1 को देश के सूची 2 राजधानी के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो देखिए वेनुजुएला की राजधानी क्या पड़ती है, तो देखिए आप सभी लोग पता होगा जो वेनुजुएला की राजधानी है, ये वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस होती है। कहाँ, कराकस, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
और ए का क्या है 4, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ग्रीनलैंड, तो देखिए ग्रीनलैंड की जो राजधानी होती है नूक होती है, क्या है नूक, अर्थात बी का क्या है थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड। अब देखिए ए का थर्ड, बी का ए का 4, बी का थर्ड केवल ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए का थर्ड बी का 4, सॉरी ए का 4 बी का थर्ड। और बाकी तो यहीं से हम लोग सही कर लेंगे, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो हम लोग देखना ही पड़ेगा। तो कोलंबिया की जो राजधानी क्या है, बोगोटा है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, अर्थात सी का क्या है 2 दिया है, बाकी डी का क्या, अजरबैजान की राजधानी बाकू, अर्थात डी का क्या है 1। तो देखिए ये टोटल 100 प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 20 का चूंकि सही है, प्रश्न के 100 का टोटल इसमें 100 प्रश्न थे, और 100 प्रश्न क्या है इसमें सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और ये हाल ही में अभी जो संडे को ओपन मॉक टेस्ट हुआ था केजीएस के माध्यम से, उसी का ये प्रश्न था ये। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।